एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूंगी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस नियम में देखिए क्या होता है, एक फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है ये फोर्स? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से बताऊं। मेरे हाथ में ये मार्कर है, दूसरा ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये एक यहाँ पर मैंने एक डिब्बी ली। अब ये डिब्बी भी मेरे हैंड पर है और यहाँ पर देखिए ये मार्कर रखा है, दोनों एक साथ में रखे हुए हैं। अभी मैंने बोला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अब आप देखेंगे, आप मार्कर आराम से रखा है, डिब्बी आराम से रखी है, लेकिन हमें तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। जबकि मैंने अभी बताया दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स क्या करता है? अट्रैक्शन करता है, एक तरीके से आकर्षित कराता है दो ऑब्जेक्ट को। अब देखिए दो, मैंने यहाँ पर मार्कर की बात की, एक डिब्बी की। ऐसी एक टेबल एक कुर्सी साथ में रखी रहती है, हमें वे एक दूसरे के साथ आपस में चिपकती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये हमें इनके बीच में, मैंने अभी दिखाया, कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आया, जबकि यहाँ पर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया इस पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हर एक दो वस्तुओं के बीच में। ये दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। किसके बीच में लगेगा? इन दो वस्तुओं के जो मास होता है ना, इनके मासेस के प्रोडक्ट, यानी दो मासेस है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट M1, दूसरा ऑब्जेक्ट M2। इनका ये सेंटर पॉइंट है। अब इनके सेंटर से लेके इस दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर से बीच की दूरी को यहाँ पर हमने R माना। अब देखिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हल्के भी हो सकते हैं, इनमें से एक ऑब्जेक्ट हल्का, एक ऑब्जेक्ट भारी भी हो सकता है, या फिर दोनों भारी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच में लगेगा। पहला ऑब्जेक्ट M1, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास जो है M2 है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शनल होता है इनके। और इन दोनों मासेस के बीच की जो ये दूरी यानी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये पूरे यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में लगता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया ये पूरा सोलर सिस्टम लिया। ठीक है, इससे पहले आप एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखिए, तो फिर ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, आप पेड़ से जो फल नीचे गिरते हैं, सबको पता है वो फल नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। किस वजह से कर रही है? ग्रेविटी के कारण। ठीक है, किस वजह से करती है? ग्रेविटी के कारण करती है। तो उसमें भी क्या लग रहा है? अब देखिए ये जो फल पेड़ से नीचे गिरा, अब ये नीचे की साइड गिरा क्योंकि अर्थ उस पर क्या कर रही है? अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो कौन कराता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स कराता है। लेकिन मैंने एक मार्कर लिया, एक डिब्बी ली, ये दोनों हल्की थी, तो हमें यहाँ पर इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल इनमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक एप्पल का नीचे गिरना, डायरेक्ट उसे अर्थ नीचे अपनी ओर खींच रही है उस एप्पल को, वो हमें दिख गया कि इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दिखाई देता है जब एक ऑब्जेक्ट हमारा हल्का हो, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा भारी हो। तो इसमें क्लियर दिखाई देता है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है।
ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने जैसे कि बताया है, ये बात यहाँ पर प्रूफ होती है कि दो ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच लगता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ऑब्जेक्ट चाहे हमारा हल्का हो, भारी हो, या जो ऑब्जेक्ट है वे पास पास में रखे हो या ज्यादा दूरी पर रखे हो, सभी के बीच में लगता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जांपल लिया सोलर सिस्टम का। अब देखिए जो यहाँ पर इसके चारों ओर यहाँ पर कितने प्लेनेट हैं, इस पूरे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट होते हैं। इन 9 प्लेनेट को अपने चारों ओर कंट्रोल में करके रखता है कौन रखता है? सन रखता है। तो ये देखिए सन के चारों ओर ऐसे यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं। सोलर सिस्टम में देखिए, सोलर सिस्टम में इन सारे प्लेनेट का इसके चारों ओर ही सूर्य के घूमना क्यों है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पेड़ से जो फल नीचे गिर रहे हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है अर्थ। तो यहाँ पर देखिए इनमें भी ये जितने भी प्लेनेट हैं, इनके पास भी इनके प्लेनेट का जो मास है वो भी हैवी है, लेकिन इन सारे प्लेनेट से ज्यादा हैवी मास है सन का। किसका है? हैवी मास है सन का। तो अपने हैवी मास के कारण ही ये सारे प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये जितने भी यहाँ पर देखिए जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सूर्य का जो मास है इन सब के मास से ज्यादा है। इस वजह से ये सारे इसके चारों ओर घूमते रहते हैं सारे ग्रह। ठीक है, आधे है, लेकिन ये सारे जो प्लेनेट है इनका भी मास बहुत ज्यादा है, इन सब का मास भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सूर्य से कम है। इसलिए ये सूर्य से कम है तो सूर्य अपने ग्रेविटेशनल, अपना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन सबको अपने चारों ओर ही घुमाता रहता है। ठीक है, तो ये अब आपने देख लिया होगा। जैसे मैंने पूरे ब्रह्मांड की बात की, तो इसमें ये हमारे प्लेनेट भी आते हैं। सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं? क्योंकि सूर्य का जो मास है इन सब प्लेनेट से ज्यादा है, इस वजह से ये सूर्य इन सब को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर सो यू कैन से, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला इस यूनिवर्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में लगता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अभी अब आगे देखते हैं, इसे वो डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल से अभी तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने इसकी ये डेफिनेशन लिखी जो हम अभी फॉर्मूले से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके डेफिनेशन देखिए जो मैंने अभी बताया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में प्रत्येक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है प्रत्येक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। कैसे? विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ, जिसका नाम मैंने अभी बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज, ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है इनके दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के। कैसे? अभी मैंने यहाँ पर जैसे बताया था, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने लिए, एक ऑब्जेक्ट M1 दूसरा ऑब्जेक्ट M2, इनका सेंटर पॉइंट, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो ली हमने R। अब देखिए ये क्या है? इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट के जो मास होता है उनके इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो F है, ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के। तो ये मासेस है, दोनों की क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी प्रोडक्ट हो रहा है इनका। तो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के। दूसरा ये जो फोर्स है ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मासेस के बीच की जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन मासेस के बीच जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के।
डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनल के मार्क को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट जो होता है वो है कैपिटल जी। इसके बीच में इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर इसके बीच में जो कांस्टेंट हम हटाएंगे तो आएगा कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी अभी यहाँ पर देखिए पूरे यूनिवर्स में ये जो मैं यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल के मार्क को यहाँ पर हटाऊंगी, ये जो मैं कैपिटल जी लगाऊंगी, इस पूरे ब्रह्मांड में इस जी का जो मान है वो हर जगह पे हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, समान होगा, यानी इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट चाहे हैवी हो या भारी हो, या फिर इस धरती के ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, या फिर कहीं प्लेनेट पर, जैसे मैंने सूर्य के चारों ओर जो प्लेनेट घूम रहे थे वहां पर भी इस जी का मान क्या होगा, जो अर्थ पर होगा वहीं पर इस जी का मान होगा, तो समान होगा इस पूरे। जब तो इसको बोला, इसको तभी क्या बोला गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये पूरे ब्रह्मांड में जी का मान हर जगह रहेगा सेम। F इक्वल टू कैपिटल Z M1 M2 अपॉन इनवर्सली है तो ये इसके डायरेक्टली हमने इसके नीचे रख दिया, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है। तो ये फॉर्मूला किसका बना, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब देखिए एग्जाम में कई बार क्या है कि इसका यूनिट पूछ लेते हैं, तो इसके यूनिट देखिए हम यहीं पर इस फॉर्मूले से निकालेंगे इसके यूनिट को। तो जी का मान पूछा जाता, जी की यूनिट यानी इस यूनिवर्सल इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट पूछ ली जाती है। तो अगर हम यहाँ से निकाले, जी को ले लेंगे इधर, आर चला जाएगा एफ के पास, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 नीचे अपॉन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए F यानी फोर्स की बात हो रही है, फोर्स का मात्रक यानी यूनिट क्या थी, न्यूटन। न्यूटन थी फोर्स की यूनिट। ऊपर क्या है, R है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, मीटर में। तो मीटर यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन मास 2 बार आया है तो मास के लिए हम क्या लेते हैं, किलोग्राम यूनिट। तो इसका क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई है, इसकी यूनिट आ गई है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर अब देखिए ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी कैपिटल जी है, कैपिटल जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसका कई बार मान भी पूछ लिया जाता है। कैपिटल जी का जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह वैल्यू सेम रहती है, तो वो इसका जो मान होता है कैपिटल जी का, वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसकी वैल्यू होती है मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखिए आगे हमने इसकी वैल्यू भी देख ली कैपिटल जी की। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे इससे जो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर, अभी हम यहाँ पर आगे इसके डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले डिस्कस करें, हम कैपिटल जी की डिस्कवरी देख लेते हैं किसने की। ये जो कैपिटल जी है इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज देखिए किसने की। इसकी खोज न्यूटन ने नहीं की। न्यूटन ने तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल दिया, लेकिन यहाँ पर इस कांस्टेंट की जो खोज है वो की हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की इसकी डिस्कवरी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश
कैवेंडिश। तो ये साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने इस कैपिटल जी की खोज की। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने की। अब इससे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल आते हैं। अब देखिए ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला इसका, F इक्वल टू जी, कैपिटल जी M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू आ गई। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तु यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही ये फोर्स लग रहा है। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यानी क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, इन दो वस्तुओं के बीच की दूरी डबल कर दी जाए। ये दो ऑब्जेक्ट हैं M1 M2, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो ये दूरी है, अगर ये दूरी दुगनी कर दी जाए, R से 2R कर दी जाए, तब इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या चेंज होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसे बदलेगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज होगा, तो वो हमें देखना है। अब फॉर्मूला हमें पता है F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन ये, तो ये हमने यहाँ पर इसकी जो अभी पूछी गई है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करनी है। तो जब हम वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करेंगे तो फॉर्मूला है हमारा ये। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर F2 माने, ये है F2, ये मैंने मान लिया क्या F1, तो F2 का हम मान निकालें यहाँ पर। तो G मास है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर यहाँ पे 2R का स्क्वायर होना है। अब 2R का जब स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर F2 का मान देखिए अब क्या आएगा, जो देखिए यहाँ पर पहले G M1 इंटू M2 अपॉन स्क्वायर करना है 4R स्क्वायर, तो ये क्या है यहाँ पर 4, ये अपॉन में है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं हम, 1/4, G से पहले 1 मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो F2 है, ये फॉर्मूला अब देखिए इतना, इसको तो मान लिया हमने इतने को। अब देखिए ये हमने यहाँ पर मान लिया, इसकी जो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आया 1/4 यहाँ पर टाइम्स आया हमारा, तो कितना आया, ये 1/4 गुना आया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फोर्स कितना लग रहा है, 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स ये फोर्स लग रहा है इन दो वस्तुओं के बीच में। इन दो वस्तुओं के बीच की अगर दूरी जो दूरी है, इनके दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है अगर डबल कर दी गई तो बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितने गुना आया, यहाँ पे ये आया 1/4 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, F1 का, इसे हमने F1 माना था, तो ये 1/4 F1, क्योंकि ये वैल्यू है, ये फोर्स के इक्वल है ना, फोर्स को हमने F1 माना, तो हमारा ये कितना आया यहाँ पर, ये 1/4 टाइम्स इतना ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो वस्तुओं के बीच में लगेगा अगर दूरी दुगनी कर दी जाए। अब यहाँ पर इसी से देखिए, अब इन दो वस्तुओं के बीच की दूरी को, ये यहाँ पर तो अभी दुगना किया था, अगर इन दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अब आधा कर दिया जाए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसे अब आधी कर दी जाए, तब इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना आएगा, यानी जो चेंज है इस गुरुत्वाकर्षण बल में क्या चेंज आएगा अब अगर आधी दूरी कर दी जाए। तो अब देखते हैं अब क्या चेंज आएगा यहाँ पर, इसको हम फिर से F2 मानेंगे, यहाँ पर दूरी को हम चेंज कर देंगे, दूरी यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लग रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब देखिए दूरी हो गई है आधी, तो R पूरे ही लिखते हैं, इसको खोल के
r/2, इसका स्क्वायर होता है क्योंकि दूरी आधी हो रही है। तो यहाँ पर अब देखिएगा F2 z m1 इंटू m2 अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ गया इसका स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर। ये 4 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गई है F2 की वैल्यू अब 4z m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 1 नीचे है, कोई हो या ना हो 1 को माना जाएगा वैल्यू इसकी, ठीक है। वैल्यू इसकी है नहीं यहाँ पे, तो 4 को ऊपर ले गए तो ये फिर भी 1 को शो करे या ना करे 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो है यहाँ पर g m1 m2 ये फिर से क्या आ गया है, ये f1 के बराबर हमने माना यहाँ पर, यानी इसको मैंने यहाँ पर f1 माना इसके अकॉर्डिंग। ये इक्वेशन हमारी 1 है। अब इस f1 किसके बराबर है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। तो इस g1 m1 को यहाँ पे आया तो हमने इस f1 को यहाँ पर अब रख दिया। तो यहाँ पर हमारे इसका क्या मान आ गया है अब, तो ये क्या हो गया है यहाँ पे 4 गुना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अब कितना लग रहा है यहाँ पर 4 गुना लग रहा है। पहले जब दूरी को दुगना किया जा रहा था तब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा था, 1/4 लग रहा था, ठीक। यहाँ पर अब क्या लग रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स यानी 4 गुना अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जब दूरी को आधा किया जा रहा है। अब देखिए अगर इसी दूरी को बोल दिया जाए यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को, अगर यहाँ पर तो अभी आधी बोला गया था, अगर 1/3 बोल दिया जाए, r/3 यहाँ पर कर दिया जाए, अगर इसको 1/3 करके पूछा जाए कि जो इनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 1/3 यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर देखिए नीचे स्क्वायर होएगा तो 1/9 आ जाएगा, 9 फिर से ऊपर चला जाएगा। तब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में, कितना लगेगा यहाँ पर 9 टाइम्स यानी 9 गुना लगेगा। अगर दूरी को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 1/3 किया जा रहा है दोनों के बीच की दूरी को। ऐसे अगर दूरी को यहाँ पर 3 गुना किया जाता तब क्या आ जाती 1/9 टाइम्स क्या लगता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ऐसे ही अगर 4 गुनी की जाए, 5 गुनी की जाए तो तब ऐसे ही ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। पहले हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, इसमें जो डिस्कस किया हमने अभी देखा। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है दो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इनके मासेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि अभी हमने फॉर्मूले में देखा। अब देखिए इसका जो प्रोपोर्शनल है इसको हमने जब रिमूव किया तो इसको रिमूव किया, एक कांस्टेंट आया जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर समान होगा। जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो हर जगह पे समान होगी, जो मैंने अभी बताया जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखिए जो 10 की पावर -11 है, अब देखिए कितनी छोटी यहाँ पर इसकी दूरी है, यानी यहाँ पर ये छोटी यूनिट है एक तरीके से। तो ये देखिए इसकी ये यूनिट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है। इसी की वजह इस वैल्यू के कारण ही इस फोर्स को बोला गया है वीक यानी कमजोर, या फिर हम इसको दुर्बल भी कह सकते हैं। तो ये जो इसकी वैल्यू है इस वैल्यू के कारण ही इस फोर्स को बोला गया है कमजोर, और ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है आपस में, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यू देखी। दूसरा जो कैपिटल जी है उसकी डिस्कवरी की हेनरी कैवेंडिश ने। अब आगे हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। यानी विशेषताएं। एक ही लैंग्वेज में इसमें हम बात कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं हिंदी में ही लिखूंगी सो दैट कि सबको समझ में आएगा, क्योंकि एक हिंदी ने यहाँ पर बताया। अभी मैंने क्या बताया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होगा, कमजोर और आकर्षित
करेगा दो वस्तुओं के बीच में जो मासेस लग रहा है उनको, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, कमजोर होगा और आकर्षित होगा। फोर्स ये फोर्स कमजोर और आकर्षित होता है, अट्रैक्ट करता है ना दो वस्तुओं के बीच के मासेस को, तो आकर्षित होता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा F इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमने अभी फॉर्मूला देखा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो F है, ये F आया कहाँ से, F का ये जो फोर्स है, इसका फोर्स का फॉर्मूला देखिए, वैसे जो है ये ma होता है। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ma, न्यूटन ने दिया था फोर्स। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फोर्स है बल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने ही बताया था। अब देखिए जो फोर्स का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, मासेस जो है इनके प्रोडक्ट के ही, इनके बीच का जो गुणनफल है इसके इक्वल होता है फोर्स। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है फोर्स। अब देखिए ये मासेस के ऊपर कैसे ये डिपेंड करता है फोर्स। अब देखिए जो फोर्स है, हमारा ऑब्जेक्ट जितना अधिक हैवी होगा, तो उसका मास क्या होगा, हैवी होगा तो उसका मास भी अधिक होगा ना। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास हमारा अधिक होगा वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत कम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड, देखिए मैंने जो इसकी देखिए ये जो एक्सेलरेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड यानी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चाहे उसकी कम हो या ज्यादा हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो जब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है कम है या ज्यादा है तो उसी के दौरान ये उत्पन्न होता है एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन डिपेंड करता है मासेस के ऊपर। तो अब देखिए, अब जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा हैवी होगा वहां पे एक्सीलरेशन कम उत्पन्न होगा। जिस ऑब्जेक्ट का मास हल्का होगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर हमारा हल्का होगा तो उसका द्रव्यमान यानी उसका मास भी हल्का होगा, तो वहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगा। ठीक है, तो एक हमारी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है ये हो गई है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जितनी कोई वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उसका त्वरण, उस वस्तु में जो त्वरण है वो कम उत्पन्न होगा। कोई वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें त्वरण उतना कम उत्पन्न होगा। जितना अधिक होगा उसमें त्वरण यानी एक्सीलरेशन उतना कम उत्पन्न होगा, कम उत्पन्न होगा। कोई वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा, अब देखिए यहाँ पर हमने मास के बारे में देख लिया है, कोई वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें त्वरण उतना कम उत्पन्न होगा। कोई वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर कम हमारा हल्का है तो उसका मास भी हमारा क्या होगा, कम ही होगा, तो उसमें त्वरण जल्दी ही उत्पन्न होगा और ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसकी हमने विशेषताएं देखी। कुछ हमने जो अभी टॉपिक्स देखे थे, इनके जी का मान, जी की डिस्कवरी, और हमने जो गुरुत्वाकर्षण बल बताया था अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये छोटी व लंबी दोनों दूरियों के बीच लगता है, वो अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। हमारे ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं, मासे हम क्या ले रहे हैं, इनके मासेस ही लेंगे, m1 m2 दो ऑब्जेक्ट के मासेस लिए हमने।
इनके बीच की कुछ दूरी है, इस दूरी को हम क्या मानते हैं, r। अब देखिए ये जो मासेस है, ये दो मासेस है, इनका इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के इक्वली प्रोपोर्शनली तो है ये फोर्स। अब देखिए जो ये हमने पहला ऑब्जेक्ट का जो मास है, इस मास पे यानी इस वस्तु के मास पे अगर हम लगाते हैं 300 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पहले ऑब्जेक्ट पर भी जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 300 न्यूटन का है। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है हैवी, एक ऑब्जेक्ट हमारा पहला मान लीजिए हल्का है, दूसरा है भारी, तो यहाँ पर भी कितना फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो देखिए जैसे मैंने वो एप्पल नीचे आ रही है, अर्थ का जो मास है वो भारी है एप्पल के कंपैरिजन में, लेकिन एप्पल हल्की थी और जो अर्थ है हमारी उसका मास क्या हो गया, द्रव्यमान उसका ज्यादा हो गया। तो देखिए उसमें हमें दिख रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, क्यों लग रहा था, दिख रहा था उसमें हमें, क्योंकि जो मास हमारा जिस ऑब्जेक्ट का हैवी होगा वो अपनी ओर दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती हुई अभी हमें नजर आएगी। दो हल्की वस्तुओं के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। सेम देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ये एक हल्की वस्तु है जिसका मास यहाँ पर m1 का जो फोर्स लगाया जा रहा है 300 यहाँ पे न्यूटन का, इस पे दूसरी पे भी जो भारी है 300 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है कम। अब देखिए दो वस्तुओं के बीच अगर सेम फोर्स लग रहा है लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो कम है, तो यहाँ पर अब देखिए ये जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में अधिक लगेगा या कम लगेगा, किसके बेस पर पूछ रही हूं मैं, दूरी के बेस पर। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इन दोनों पर जो फोर्स लगाया जा रहा है 300 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो कम है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा, अगर दो ऑब्जेक्ट के मासेस, ये मासेस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी अगर कम है तो उनके बीच फोर्स अधिक लगाया जाएगा या कम लगाया जाएगा। देखिए अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम है और उन पे जो फोर्स है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम है तो उनके बीच जो फोर्स है वो अधिक लगेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम है। यही बात अगर मैं करूं, दूसरे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1 m2, अब इनके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है। अब इनके बीच जो फोर्स है, अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी अधिक है तब इनके बीच जो फोर्स है वो अधिक लगेगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी अधिक है तब इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, कम लगेगा, बराबर लगेगा, अधिक लगेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बीच में देखिए अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच दूरी अधिक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी अगर अधिक है तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, इनके बीच जो फोर्स है वो कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी ज्यादा हो गई है। ज्यादा दूरी हो जाने से यहाँ पर ये फोर्स क्या पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, यानी वीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सो यू कैन से दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर अधिक है तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कम लगता है। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी कम है तो इनके जो बीच फोर्स है वो अधिक लगता है। एक हमारे यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो गई है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, देखिए क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक मेरे पास मार्कर है, एक मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। तो मार्कर को और पेपर को अगर मैं सेम हाइट से नीचे गिरा रही हूं, दोनों को इक्वल हाइट से नीचे गिराऊंगी, दोनों ही ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट मैंने पेपर लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने मार्कर लिया, दोनों को अगर मैं सेम हाइट से नीचे गिराऊं तो उनमें से ज्यादा नीचे आने में टाइम कौन लेगा। या अब देखिए ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है पेपर पहले आएगा, मार्कर बाद में आएगा, या दोनों सेम टाइम पर आएंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैंने बात की मार्कर और पेपर की, दोनों को सेम हाइट से नीचे गिराया। अब देखिए अगर निर्वात में, क्वेश्चन में आप देखिएगा
ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं, एक तो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ये हो सकता है। चलिए पहले हम इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, यही कि जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊं। अगर देखिए आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन है इस टाइप से दिया जाए, आपका जो ऑब्जेक्ट है बात हो रही है निर्वात में करके, अगर आपके क्वेश्चन में बात हो रही है तो दोनों ही निर्वात में क्या होगा, दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे जमीन पर गिरेंगे, दोनों ही एक साथ जमीन पर नीचे गिरेंगे। कब गिरेंगे, अगर निर्वात की बात हो रही है, यानी वैक्यूम की बात हो रही है। वैक्यूम देखिए मैंने पहले भी प्रीवियस अपना जो सेशन लिया था एक उसमें बताया था वैक्यूम क्या होता है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। तो देखिए वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो एरिया, जैसे देखिए अगर हम एक बंद कमरा है उसका हम सारा सामान बाहर निकाल दे और उस रूम के अंदर की जितनी एयर है उस सारी एयर को बाहर रिमूव कर दे, वो रूम जिसके अंदर से हमने सारी एयर बाहर निकाल दी, सारा सामान बाहर निकाल दिया, तो अब देखिए उस रूम का माहौल कैसा होगा। एकदम उस रूम का जो माहौल होगा, वहां पे कोई एयर नहीं है, कोई सामान नहीं है। तो ऐसे प्लेस जहां पर कोई एयर नहीं है, कोई भी एक भी सामान नहीं है, बिल्कुल एयर है ही नहीं, तो उस प्लेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो ऐसे अगर प्लेस में कोई सामान को सेम हाइट से गिराया जाएगा, चाहे वो पेपर हो या देखिए पेपर हल्का है मार्कर के आगे, तो ऑब्जेक्ट चाहे हमारा एक हल्का हो एक भारी हो, दोनों ही अगर सेम हाइट से निर्वात में गिराए जा रहे हैं तो दोनों एक साथ नीचे आकर गिरेंगे, दोनों एक साथ नीचे आकर गिरेंगे निर्वात में, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा हल्का हो या भारी हो। अब मैं अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, पूछा गया है एक बार एग्जाम में, अगर दो बॉल है, एक बॉल को जीरो वेलोसिटी से ऐसे ही जैसे मार्कर को मैं नीचे छोड़ दिया गया, दूसरी बॉल को कुछ स्पीड के साथ ऐसे फेंका गया। तो अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों बॉल में से कौन सी बॉल नीचे जल्दी गिरेगी। अब देखिए ये दोनों बॉल, एक बॉल को फेंका है कुछ स्पीड से, तो ये बॉल गिरेगी कुछ ऐसे करके, कुछ स्पीड पाएगी, ऐसे करके ऐसे गिरेगी, ठीक है। एक बॉल को ऐसे ही छोड़ दिया गया सीधे नीचे, ये है अर्थ। अब दोनों बॉल में कौन सी पहले आएगी, ये सेम हाइट है इसकी, ये t1 टाइम इसका, ये दूसरी का टाइम t2। अब देखिए जो बॉल को सीधा नीचे छोड़ा जा रहा है, ये बॉल पहले आएगी या ये वाली बॉल नीचे आएगी। तो देखिए जिसका ये कंसेप्ट पहले से ही, अगर जिसने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा वो तो इसको एकदम देखते ही सार समझ गया होगा कि ये कैसे होना है। देखिए अगर आपके, देखिए डिपेंड करता है, अगर आपसे पूछा जाए दो बॉल को निर्वात में फेंका जा रहा है तो दोनों बॉल जो है एक साथ नीचे आएंगी, दोनों ही क्या आएंगी, एक साथ नीचे आएगी, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें भी अगर टाइम की बात की जाए तो देखिए दोनों ही बॉल एक साथ नीचे आएगी। अगर ये बॉल कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रुकी, यहाँ पर इसकी टाइम को अगर मेजरमेंट किया गया तो ये यहाँ पर रुकी, तो दूसरी बॉल का अगर इतने ही टाइम पर देखा गया ये बॉल भी यहीं पर रुकेगी। ऐसे ही इसको मैच किया गया, दोनों का टाइम एक सेम टाइम पर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में दो बॉल को अगर एक को जीरो वेलोसिटी के साथ फेंका जाए, एक बॉल को कुछ स्पीड के साथ फेंका गया, तो अब इस केस में देखिए दोनों बॉल एक साथ ही नीचे आएगी, ठीक है। इस तरीके के देखिए दो केस जो है वे बहुत हैं। दूसरा एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरा, अब मैंने लिया इस बार मैंने लिया एक पंख लिया, एक पक्षी का पंख लिया। दूसरा मैं लेती हूँ बॉल, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास बॉल है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास एक पक्षी का पंख है। दोनों को अगर मैं सेम हाइट से फेंकूं तो उनमें से पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर देखिए निर्वात में तो पता ही लग गया है, ऑब्जेक्ट हमारा चाहे हल्का हो हमारा चाहे भारी हो, दोनों ही एक साथ नीचे आएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए निर्वात की बात नहीं हो रही है, तो अब मुझे बताइए क्या दोनों नीचे आएंगे एक साथ। तो देखिए ये दोनों एक साथ नीचे नहीं आएंगे। अब देखिए जो पंख है, पंख का जो पंख है हल्का है, बॉल है वो भारी हो गई है। पंख देखिए हवा भी है, एटमॉस्फेयर में हवा भी है, हवा के कारण जो पंख है वो ऐसे लहराता लहराता नीचे आएगा। बॉल जो है बॉल नीचे एकदम
नीचे स्ट्रेट आ रही है, हैवी है पंख के कंपैरिजन में। फोर्स जो एयर है फोर्स उस बॉल पर भी लगा रही है, इस पंख पर भी लगा रही है, लेकिन जो पंख है वो क्या हो गया है, पंख पर वो एकदम क्या कर रही है, उसको पंख को एकदम कंट्रोल कर रही है अपने अंदर एयर, लेकिन इस बॉल को नहीं कर पा रही है। तो इस केस में अगर विदाउट वैक्यूम की बात हो तो बॉल पहले आएगी नीचे और जो पंख है वो थोड़ा सा टाइम लेके नीचे आएगा, यानी थोड़ा सा लेट आएगा। तो अगर पहले ऑब्जेक्ट की बात करें तो बॉल पहले आएगी और जो पंख है वो उसके बाद में नीचे आएगा, क्योंकि वो एयर में ऐसे लहराता लहराता आ रहा है नीचे। तो चलिए फिर, मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। हमने आज ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा, कल मैं आपको कराऊंगी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण को हम कल डिस्कस करेंगे जब भी अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you understood this video, then please like, subscribe and share to my channel, and thank you so much. Bye bye.